हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सैलेंस आपके सामने उपस्थित जिसकी नई क्लास लेकर थे, ठीक है। सॉरी, केमिस्ट्री। तो आज मैं आपको जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, कल से क्लासेस जो है या आज से आपके मोबाइल को जाना प्रारंभ हो जाएंगे। आज 3 तारीख है, तो कल एक क्लास हो चुकी है, आज की कल जाती है क्लास। जैसे एक दिन के अल्टरनेट करके, जैसे 2 तारीख का 3 तारीख हो जाएगा, 3 को 4, 3 का पढ़ाया हुआ 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड पर आप देख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पर कि 3 तारीख है आज, और ये आपके मोबाइल पर जाएगा 4 तारीख को। तो 2 तारीख का तो एक क्लास बन चुका, आज आपके मोबाइल पर चला जाएगा, सुबह में अपलोड कर दिया, चला गया होगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम शुरू करते हैं। जैसा कि पहला लेसन था परमाणु संरचना, लेसन 1 था परमाणु संरचना, और इसका प्रारंभिक मतलब क्लासिकल थ्योरी, यानी कि आज जो आधुनिक संकल्पना परमाणु के बारे में हम जानते हैं, इससे पहले वो क्या चलता था, ठीक है। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बता दूं, उसके बाद फिर इस सत्र को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि परमाणु की क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले एक ऋषि थे, हालांकि वो एक तरह के वैज्ञानिक भी थे, लेकिन उनको वैज्ञानिक का मतलब ये प्राप्त नहीं था। एक ऋषि थे, इनका नाम था कणाद। जैसे हम किसी भी छोटे से पार्टिकल को कण कहते हैं ना, कण, तो ये जो कण शब्द है वो इसी कणाद शब्द से बना है। तो एक ऋषि थे कणाद, इन्होंने एक संकल्पना प्रस्तुत की कि जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे छोटे से मिट्टी का एक वो ले लीजिए, और उसको इन्होंने बताया कि अगर उसको हम तोड़ते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक ऐसा छोटा सा कण मिलेगा, उसको दोबारा हम नहीं तोड़ सकते। मतलब वो सबसे छोटा कण होगा, सबसे छोटा कण, और इस कण को इन्होंने नाम दिया परमाणु। आएगा समझ में? एक ऋषि कणाद ने कहा कि अगर हम किसी भी वस्तु को तोड़ते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब उसको और छोटा नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। और इस कण को उन्होंने सबसे छोटा कण बताया, ठीक है, और उसको क्या नाम दे दिया? परमाणु। ऐसा समझ में? तो सबसे पहले परमाणु के संदर्भ में जो संकल्पना प्रस्तुत की थी वो ऋषि कणाद ने की थी, ठीक। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ गए डाल्टन, जिन्होंने दिया डाल्टन थ्योरी। आप लोग जानते होंगे डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन थ्योरी या डाल्टन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक मॉडल, डाल्टन एटॉमिक मॉडल में इन्होंने बताया, देखिए डाल्टन एटॉमिक मॉडल में बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन जो उसका मेन कंक्लूजन है, जो मेन निष्कर्ष है, वो डाल्टन ने ये बताया कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है, इंडिविजिबल है, ठीक है। डिविजिबल मतलब अविभाज्य, मतलब कहने का ये था, कणाद ने जो संकल्पना प्रस्तुत की थी सबसे छोटे कण यानी परमाणु की, तो इस परमाणु के संदर्भ में डाल्टन ने बता दिया, जॉन डाल्टन इनका पूरा नाम था, जॉन डाल्टन नाम लिख सकते हैं। इन्होंने ये बता दिया कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है, यानी उसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। तो लगभग बात दोनों की एक ही थी कि परमाणु कैसा है? अविभाज्य, यानी इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन्होंने भी कह दिया कि परमाणु उसको और तोड़ा नहीं जा सकता, इन्होंने कह दिया कि परमाणु क्या है? अविभाज्य। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ गए थॉमसन, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा थॉमसन का तरबूज मॉडल, हाई स्कूल में ये आपको मिलता है 9th में, ठीक है। तो थॉमसन पूरा नाम था रॉबर्ट थॉमसन, या चलिए जे थॉमसन, या जे थॉमसन कहते हैं आप, जे थॉमसन, या कहीं थॉमसन भी मिलता है, ठीक है। तो अब इसमें आप कंफ्यूज न होइए। इन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु है वो 2 तरह के तत्वों से मिलकर बना है, और इन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम परमाणु का तरबूज मॉडल कहते हैं, तरबूज मॉडल। तो इन्होंने क्या कहा अपने मॉडल में? इन्होंने अपने मॉडल में ये बता दिया कि जो परमाणु है वो 2 भागों से मिलकर बना है, 2 भागों से मिलकर बना है। पहला धनावेशित भाग
धनावेशित भाग और दूसरा ऋणावेशित भाग। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। और फिर इन्होंने आगे बताया कि जो धनावेशित भाग है वो परमाणु में एक समान रूप से, मतलब हम इसको कह सकते हैं सममित रूप से, एक शब्द सममित, सममित का मतलब होता है कंटिन्यूअस, है बस एक लगातार रूप से पूरे परमाणु में धनावेश जो होता है फैला होता है, पूरे परमाणु में धनावेश फैला होता है। और जो ऋणावेश होते हैं वो एक पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, और ये कण इस धनावेश में धंसे होते हैं। इस धनावेश में क्या होते हैं? धंसे होते हैं, और ऐसे धंसे होते हैं जैसे तरबूज में उसके बीज धंसे होते हैं। आएगा समझ? इसी वजह से इनके मॉडल को हम थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने देखिए ऋषि कारण ने बताया कि सबसे छोटा कण परमाणु होता है। डाल्टन ने बता दिया कि ये अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। थॉमसन ने बताया कि परमाणु दो तरह से मिलकर बना है, एक धनावेशित भाग से, ऋणावेशित भाग से। ठीक, अब यहां तक संकल्पना प्रस्तुत हो गई परमाणु के बारे में। इसी कॉन्सेप्ट पे लोग चलते रहे, और फिर इसके बाद तुरंत आ गए रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड के बारे में आप लोग जानते होंगे, इन्होंने नाभिक की भी खोज की थी, है ना, न्यूक्लियस। सबसे पहली बात, न्यूक्लियस की स्पेलिंग आप लोग एक बार देख लीजिए, बहुत कंफ्यूजन होता है। NUCLEUS, न्यूक्लियस, इसको नाभिक कहते हैं। तो रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड ने बताया कि जो थॉमसन जी आप बता रहे हैं कि परमाणु दो भागों से मिलकर बना है, तो ऐसा नहीं है, इसमें ऐसे कोई सिस्टम, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। इन्होंने क्या किया, सोने की पतली पन्नी पर, सोने की पतली पन्नी, पन्नी को हम अंग्रेजी में कहते हैं फॉइल। फॉइल मतलब समझ रहा है, जैसे कोई भी चीज हो उसको एकदम बारीक दबा दिया गया हो और वो फैल गया हो और उसकी लेयर पतली हो गई। ठीक है, ये पन्नी होता है, मतलब ब्लेड जैसे। ठीक है, जिससे पतला हो जाता है ब्लेड वैसे। तो इन्होंने क्या किया, ये एक सोने का ब्लेड लिया। देखिए जब 11वीं की केमिस्ट्री हमको पढ़ाई जाती है तो उससे पहले जो भी तत्व हैं, टोटल तत्व आपके 118 है, आपका पूरा चैप्टर है ये, मतलब एक पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल का भी अध्ययन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, मैं कुछ तत्वों का नाम पहले लिखा दूंगा। ठीक है, और उसको आपको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक याद नहीं करेंगे ना फिर आगे के चैप्टर आपके लिए बहुत टफ हो जाएंगे। और याद कर लेंगे तो समझिए कि आगे केमिस्ट्री तो आपने वही पढ़ ली 11। ठीक है, तो सोने की पतले पन्ने, अब सोने का जैसे कि प्रतीक होता है AU और परमाणु क्रमांक होता है 79। ठीक है, गोल्ड। तो आरम इसको कहते हैं, AU का मतलब आरम होता है लैटिन वर्ड में, आरम। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने, कि सोने की पतली पन्नी लिया और यहाँ से अल्फा कणों को गुजारा, अल्फा पार्टिकल। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा कण क्या है। तो आपने हाई स्कूल या 9th में सुना होगा हीलियम कण, हाइड्रोजन के तुरंत बाद आता है हीलियम। तो अगर हम हीलियम की परमाणु व्यवस्था बनाएं तो ये मान लीजिए इसका नाभिक है और ये बाहर, इसमें मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन है, इतना तो आप लोग जानते हैं। नाभिक में क्या होते हैं, इसके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ऐसा होता है कि जब इसको बाहर से हम एनर्जी देते हैं तो ये एक्सेलरेट होकर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं, इसका एनर्जेशन पोटेंशियल के बराबर हम इसको एनर्जी दे देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो शेष इसका नाभिक बचता है। ठीक है, और यही नाभिक जो है अल्फा कण है, और इस अल्फा कण को इन्होंने वेग दिया, वेलोसिटी दी, एक्सेलरेट किया, और ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से गुजरना शुरू हो गया। ठीक है, तो अल्फा कणों के प्रकीर्णन के आधार पर रदरफोर्ड ने बहुत सारी संकल्पनाएं प्रस्तुत की परमाणु के बारे में, और बताया कि परमाणु कैसे कैसे मिलकर बना है, मतलब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इन्होंने अपना भी एक मॉडल दे दिया, अभी 4थे नंबर पे थे। ठीक है, अब जब इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे तो वहां बताएंगे कि रदरफोर्ड के क्या परमाणु मॉडल था, थॉमसन का क्या था, कणात्व मतलब एक बस ऐतिहासिक बात थी तो इन्होंने पहले बता दिया। डाल्टन थ्योरम आपने 9 में पढ़ लिया, हम थॉमसन से चलेंगे। ठीक है, थॉमसन का परमाणु मंडल भी अपने 9 में पढ़ा है, लेकिन विस्तृत अध्ययन उसका नहीं किया है। फिलहाल थॉमसन का जो परमाणु मंडल था वो लगभग यही था कि 2 भागों से मिलकर बना है, एक धनावेशित भाग और दूसरा ऋणावेशित भाग। ठीक है,
और अब की जो 11 की किताब में जो शुरू होता है वो यही से शुरू हो जाता है, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है परमाणु के बारे में वो रदरफोर्ड से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ तक की जो संकल्पना थी वो लगभग सभी को 9 में या 10 तक बता दी जाती है, ठीक है। और 11 की जो केमिस्ट्री वो थॉमसन से शुरू होती है, और मेन जो कॉन्सेप्ट है वो रदरफोर्ड से शुरू होता है, अल्फा कणों के प्रकीर्णन से। तो जब अल्फा कणों के प्रकीर्णन की बात आएगी तो वहां बात की जाएगी, ठीक है। फिलहाल ये समझिए कि रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, और उनके परमाणु मॉडल के भी कुछ दोष निकले, और इस दोष को हटाने के लिए, जैसे कि कणाद ने कहा पहला, इनमें कुछ दोष पाया गया, किसने शुद्ध किया? डाल्टन ने। डाल्टन में भी कुछ दोष पाया गया, किसने शुद्ध किया? थॉमसन। थॉमसन में भी कुछ दोष पाया गया, किसने शुद्ध किया? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड में भी कुछ दोष पाया गया, उस दोष को दूर किया बोर, निल्स बोर, ठीक है। इसका नाम लिख लेते हैं, 5वें नंबर पे आ गया निल्स बोर। निल्स बोर आप लोगों को ये पढ़ाया गया बोरबरी का सिद्धांत, है ना, 9वीं में। लेकिन बोर और बरी दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, तो जो मेन कॉन्सेप्ट दिया था निल्स बोर ने दिया था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को गलत बताया और फिर अपना सिद्धांत दिया। हालांकि इन्होंने बताया कि रदरफोर्ड जो बातें बता रहे हैं वो कुछ हद तक तो ठीक है, वो 60% बातें ठीक है, लेकिन बाकी जो 40% बात है वो मैं पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। तो उसके बाद जो भी परमाणु मॉडल के दोष थे रदरफोर्ड के, इन दोषों को दूर करने के लिए क्या किया, निल्स बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, प्लांक एक वैज्ञानिक है, मैक्स प्लांक इनका पूरा नाम है, मैक्स प्लांक। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार या उसके सहारे, ठीक है ना, क्वांटम, अभी देखिए नया वर्ड आ गया क्वांटम, ठीक है। इसकी भी बात की जाएगी, बहुत बार की जाएगी क्वांटम, या मैं थोड़ा सा आपको एक भी दे देता हूँ इसका। क्वांटम या क्वांटा का मतलब होता है क्या है, एक शब्द आता है क्वांटा, ये क्वांटा क्या है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्वांटा का मतलब क्या होता है, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, और जब इसका प्रकाश चलता है तो इसके प्रकाश में, प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, ठीक है। और इस एक पैकेट की जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। एच का मतलब होता है प्लांक नियतांक, जो वैज्ञानिक है ना मैक्स प्लांक, उन्होंने ये कांस्टेंट बताया था प्लांक नियतांक, और इसका जो मान है वो होता है 6.64 गुणे 10 घाते -34 जूल सेकेंड, ठीक है, इतना होता है। ये जो न्यू है, एक वर्ड है न्यू, न्यू का मतलब होता है जो भी प्रकाश ये आ रहा है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति कितनी है, तो अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि इस एक क्वांटा की जो एनर्जी ई थी वो एच न्यू के बराबर थी, तो एच तो कांस्टेंट होगा, यानी अगर प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अभी एक वर्ड आया था क्वांटा। क्वांटा का मतलब ये होता है कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, और ऐसे बंडल को या पैकेट को हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, क्वांटा, है ना, समझ। तो ये थ्योरी थी, और इसी एच के सहारे, जो एच आपको मिला है ना प्लांक नियतांक, इसी प्लांक नियतांक के सहारे निल्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष को दूर किया। हालांकि अभी तक जो परमाणु मॉडल है निल्स बोर का भी, उसमें भी कुछ अशुद्धियां हैं, उसकी बात की जाएगी, ठीक है, जब आगे हम पढ़ेंगे तब। फिलहाल ये समझिए कि आज हमारा मकसद ये था कि लगभग जितने भी लोग हैं वो लोग क्लास से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए जल्दी से, इसके बाद जो पढ़ाई के कार्यक्रम है वो स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो चलिए आज थोड़ा सा इस चैप्टर का हम ओवरव्यू आपको दे देते हैं, उससे कुछ याद करने के लिए चीजें भी आपको दे देते हैं, ठीक है, उसको आप लोग याद कीजिएगा। फिलहाल इतना ये बैकग्राउंड है इसकी पृष्ठभूमि है परमाणु के बारे में। कणाद, जॉन डाल्टन, उसके बाद जे थॉमसन, उसके बाद आ गए आपके रदरफोर्ड के बाद आ गए निल्स बोर, ठीक है। तो ये 5 वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के अस्तित्व के बारे में कुछ न कुछ आपको बताया, ठीक है। चलिए आगे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो परमाणु की संरचना होती है उसके बारे में जो प्राचीन मत था कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, ठीक है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले इन्होंने, या जो भी परमाणु संरचना थी प्रारंभिक वाली, क्लासिकल वाली, वो क्लासिकल वाली थ्योरी परमाणु के संदर्भ में क्या बताती है। तो अब सबसे पहली हेडिंग होगी, यहां से आप अपनी कॉपी पे लिखना शुरू कीजिएगा, परमाणु, एटम। हालांकि जो एटम है
इसकी परिभाषा आज भी ये बिल्कुल सटीक बैठती है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा भी कैसे। देखिएगा, इसकी सबसे पहले परिभाषा है कि परमाणु किसी तत्व का वह, देखिए आप आगे किसी से भी मिलेंगे कहेंगे कि हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपसे बस वही पूछेगा कि परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, आयन किसे कहते हैं, तो आपको यही चीजें बतानी पड़ती है। वो ये नहीं पूछेगा कि डाल्टन का परमाणु आयन क्या है, क्योंकि वो चीजें लंबी है, ठीक है। और आपसे पूछना है तो कोई यही चीज पूछेगा कि परमाणु क्या है, अणु क्या है, सोने का प्रतीक क्या है, चांदी का प्रतीक क्या है, यही सब पूछता है ना जनरली, है ना, कार्बन की संयोजकता कितनी, तो यही सब हमें पढ़ना भी है। लेकिन हमें क्या करना है, उसका डीप स्टडी भी करना है, यानी कि बस ऊपर ऊपर पढ़ लिए तो काम बन गया, ठीक है। चलिए आइए इसकी थ्योरी की बात करते हैं या फिर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। परमाणु किस तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए, अपघटित का मतलब बिना टूटे, ठीक है, अपघटित हुए भाग लेता है एवं जिनके संयोग से, मतलब अगर कई मिल जाए तब, ठीक है, जिनके संयोग से मतलब जुड़ने से अणु बनते हैं, अणु बनते हैं, कामा परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है। और देखिएगा, जो क्लासिकल थ्योरी थी वो आपको ये बताती है कि परमाणु जो होते हैं ना रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं, उनको बांटा नहीं जा सकता। लेकिन जब आधुनिक थ्योरी आई तो उन्होंने बता दिया कि नहीं, परमाणु अविभाज्य नहीं है, इसको हम बांट सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें दो बातें आई, एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो भी कैसे, बिना अपघटित हुए, बिना टूटे। और दूसरी बात है इनके सहयोग से क्या बनते हैं, अणु बनते हैं, ठीक है। और एक और बात है, ये किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे इस अभिक्रिया पे या इस थ्योरी पे, डेफिनेशन पे अगर हम अमल करें तो देखो कैसे। जैसे अगर हाइड्रोजन का परमाणु है, ठीक है, तो अगर इधर मान लीजिए कि 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, और 2 क्लोरीन हो गए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया की, ठीक है, अभिक्रिया की, तो क्या बनेगा, इस थ्योरी के अनुसार क्या बनेगा, ध्यान देखिएगा। यहाँ हम लिख रहे हैं कि परमाणु किस तत्व का सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा कण, ठीक है, मतलब इससे छोटा कोई कण उसमें नहीं होगा, ये क्लासिकल थ्योरी कह रही है, ठीक है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, मतलब भाग भी लेता है और उसका कोई भाग नष्ट भी नहीं होता, मतलब प्रारंभ में भाग लेने से पहले जितना होगा, भाग लेने के बाद भी उतना ही होगा, यानी इसका कभी भी अपघटन नहीं होगा। तो देखिए कैसे, देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन परमाणु थे और 2 क्लोरीन के परमाणु थे, ये आपस में जुड़ गए और इनकी अभिक्रिया से अणु बन गया, क्या बन गया, अणु। अभी ये क्या थे, परमाणु थे, ठीक है, या इसको ऐसे कर लेते हैं 2Cl, ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि प्लस में टूटता है माइनस में टूटता, तो प्लस माइनस में कनेक्ट होकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, अणु बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इस अभिक्रिया से देखें तो परमाणु किस तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। बिना अपघटित हुए, आइए देखते हैं कैसे बिना अपघटित हुए, आखिर क्यों इसका कोई भाग नष्ट नहीं हुआ, आइए देखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2H, हाइड्रोजन 2 है। चलिए इधर देख लेते हैं हाइड्रोजन कितना है। देखिए आगे जब कोई भी शब्द लग जाता है या कोई नंबर लग जाता है तो सबका होता है ना। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है? यानी कि जितना हाइड्रोजन इधर था उतना ही हाइड्रोजन इधर भी है, यानी ये नष्ट नहीं हुआ, यानी अपघटित नहीं हुआ, इतना तो कंफर्म है। अब देखिए इधर क्लोरीन कितना है, 2, और इधर भी क्लोरीन कितना है, 2। परमाणु क्या कभी नष्ट हुए नहीं, ठीक है। तो बिना अपघटित में भाग ले लिए एवं जिनके सहयोग से अणु बनता है, मतलब 2 आपस में जुड़े
तो इनके संयोग से क्या बना, अणु बना, किसका अणु बना, HCl का। HCl का मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं इसे, हाइड्रोजन क्लोराइड। आएगा समझ। एक छोटी सी थ्योरी है कि परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में बिना अपघटित में भाग लेता है एवं जिनके संयोग से क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। आएगा समझ में। तो इस थ्योरी को आप याद भी कर सकते हैं और इस पे अमल भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब आगे थोड़ी सी इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। हाँ, परमाणु संरचना, अगली हेडिंग में परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के संदर्भ में जो क्लासिकल थ्योरी तो कहती थी, देखिएगा 19वीं सदी के मध्य तक, ये थोड़ा सा ये देखने वाली बात है, 19वीं सदी के मध्य तक, 19वीं सदी का मध्य का मतलब समझ रहे हैं, इस समय 21वीं सदी चल रही है। जब 21वीं सदी चल रही है तो 2000 के पार हम बात करते हैं, 2001, 2002, 2003, मतलब 2099 तक, ठीक है। अब अगर ये 3001 आ गया तो इसका मतलब ये है कि अब ये कौन सी सदी हो जाएगी, या सॉरी 2101 आ गया, इसके बाद आएगा ना, इसके बाद सीधा आएगा 2100, उसके बाद आएगा 2101, उसके बाद 2102, समझ रहे हैं। तो सदी अगर कोई कह दे कि 21वीं सदी या 19वीं सदी, तो 19वीं सदी का मतलब क्या है, 1900, 2000 से पहले 1900, और 1900 के पहले ये कितना आएगा, 1800। तो आज हम कहते हैं कि 21वीं सदी में है, तो क्या 2021 आ गया है क्या, नहीं, मतलब इससे पहले और 2000 के बाद। तो ठीक इसी तरह से 19वीं सदी, 19वीं सदी का मतलब 19वीं के पहले और 18 के बाद। तो 19वीं सदी के मध्य तक मतलब 1850 ईस्वी तक, 1850 एडी तक ये बात कही जाती थी कि जो परमाणु हैं वो अविभाज्य हैं, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। 19वीं सदी के मध्य तक ये बात सबके सामने थी कि जो परमाणु है अविभाज्य है, क्योंकि डाल्टन और थॉमसन ने यही बात कही थी कि परमाणु कैसा है, अविभाज्य है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन और बता भी दिया गया कि जो अविभाज्य तो है लेकिन इसमें कुछ कण हैं, और ये कण फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं, मूल कण कहलाते हैं। और इन मूल कणों का जो नाम था वो दे दिया गया, आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये 3 पार्टिकल परमाणु के बताए गए। लेकिन आधुनिक खोजों से ये पता चला है कि केवल यही 3 नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे मेसान, देखिएगा मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, मेसान। मेसान में भी 2 तरह के होते हैं, एक पाई धन मेसान और एक पाई ऋण मेसान, ठीक है। एक होता है न्यूट्रिनो, देखिए सब कण है परमाणु के। एक होता है एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, पाइधन मेसान, पाइरिन मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ये सब इसके कण हैं। तो जो आधुनिक संकल्पना है उसको भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी क्लासिकल पढ़े तो क्लासिकल के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। अगले दिन कुछ परमाणु के संदर्भ में हम और भी बातें करेंगे, ठीक है। और सब जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने अपने ग्रुप से जुड़ जाइए और फिर पढ़ाई का जो सिलसिला उसको आगे किया जाए, ठीक है। आज में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।